बढ़िया होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन जिससे आप खुद भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब वो पढ़ते हैं तो बड़ा मतलब वो थोड़ा सा टिपिकल लगता है। ठीक है, काफी स्टूडेंट आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, डेफिनेटली आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ को थोड़ा सा समझ में नहीं आया, जो भी है ना। ठीक है, बट एक बार रिवाइज जरूर हम इसको करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे, ज्यादा मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगा उस पे। ठीक है, सिर्फ हम इतना इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है विद रिलीवेंट, जो कि क्वेश्चन आपका नीट में इंपॉर्टेंट है, आते हैं। ठीक है, सिर्फ हम उन्हीं चीजों में फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी में, सबसे ऊपर पे क्रैनियल बोन्स होती हैं। आप लोग को पता है बोन्स के अंदर होता है जिसे हम क्रैनियम कहते हैं। उस बोन के पार्ट्स भी आपको पता होगा, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड एंड इथमॉइड। ठीक है, ये बोन से वो पूरी तरीके से कवर्ड होता है। ठीक है, इसके यदि अपन वेट के अंदर जाए तो आपको पता है कि मेल के अंदर 1400 ग्राम एंड फीमेल के अंदर 1250 ग्राम का ये होता है। उसके अलावा इसकी यदि अपन ओरिजिन बात करें तो ओरिजिन कैसी होती है इसकी, एक्टोडर्मल, जो न्यूरल जो मतलब न्यूरल जो कॉर्ड होता है उसमें सबसे पहले जो आपका जो होता है न्यूरल प्लेट जो होती है, न्यूरल प्लेट के एंटीरियर पार्ट से सबसे पहले किसका ओरिजिन होता है, आपके ब्रेन का। और उसके पोस्टीरियर पार्ट से किसका रीजन होता है, ओरिजिन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, है ना। उसके अलावा यदि इसकी अपन देखें कि टाइमिंग कि कितने टाइम पे ये कंप्लीट फॉर्म होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेन जो होता है वो 70 to 80% जो ब्रेन होता है वो 2 इयर्स के बच्चे में डेवलप हो चुका होता है। मतलब 2 साल के बच्चे में 70% ब्रेन, 70 to 80% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है ना। तो बच्चा स्टूपिड नहीं होता। छोटे बच्चे को हम बड़ा वो समझते हैं कि अरे तो बच्चा है क्या करेगा, ठीक है ना, उसको क्या पता, सब कुछ पता होता है उसे ना। 70-80% ब्रेन उसका डेवलप कर चुका होता है। लेकिन कंप्लीट जो ब्रेन जो होता है वो डेवलप्ड होता है किस टाइम पे, 100% ब्रेन डेवलप्ड होता है 6 ईयर तक की एज के अंदर। और स्पाइनल कॉर्ड हमारा 4 to 5 इयर्स, 5 इयर्स की एज में हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीटली डेवलप्ड हो चुका होता है। उसके अलावा हम बात करेंगे ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन में मैंने आपको बताया कि देखिए सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सबसे पहले क्या होती है, बोन होती है। जैसे मान लीजिए ये आपको क्या होती है, क्रैनियम, यहां पर सिचुएटेड होती है क्रैनियम। क्रैनियम के ऊपर हमारे अंदर क्या होता है, स्कैल्प। स्कैल्प, स्कैल्प वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए, यहां से जो हमारा पार्ट है स्किन से लेकर ये ऊपर, मेनली स्कैल्प। आप लोग ऐड भी देखते हो, हेड एंड शोल्डर का जो बाकियों का ऐड होता है उसमें बोलते हैं स्कैल्प को बहुत मजबूत बनाता है वो, है ना। तो स्कैल्प से, जहां स्कैल्प स्किन होती है जो अपने हेड है, ये ब्रेन है, तो ये जो आपका क्रैनियम है, तो क्रैनियम के ऊपर जो पूरा कवर्ड है वो स्कैल्प कहलाता है। ठीक है, तो स्कैल्प के ऊपर ही क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, है ना। स्कैल्प के ऊपर आपको देखने को क्या मिलते हैं, यहां पर हेयर्स इस तरीके के, बहुत कम हेयर्स है, उड़ता उजड़ा चमन हो गया है ये। लेकिन इतना सारे हेयर्स बनाना नहीं है हमको, बस समझने के लिए। तो ऊपर की तरफ क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। उसके बाद में ये आपकी क्रैनियम बोन्स हुई, और बोन्स के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, क्या होता है आपका मेनिंजियस लेयर, है ना। मेनिंजियस लेयर यहां पर आपको देखने को मिलती है। और मेनिंजियस लेयर कितनी होती है, मेनिंजियस लेयर मैं आपको बता दूं कि मेनिंजियस लेयर जो होती है हमारे अंदर 3 होती है। 3 मेनिंजियस लेयर। सबसे आउटर लेयर होती है हमारी ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर जो होता है सबसे आउटर लेयर होती है, और इसमें ये क्या होता है आपका क्रैनियल वेनस साइनस। देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्लड सप्लाई जो होती है ब्रेन के अंदर वो बहुत ही कम होती, मतलब बहुत ही ब्लड वेसल्स वहां पे प्रेजेंट होती है। आपको याद होगा ब्लड ब्रेन बैरियर, है ना। ब्लड ब्रेन बैरियर भी एग्जाम में आता है नीट वगैरह में कि व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB। ठीक है, BB से हम जानते हैं उसको, ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB। ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है, हमारी जो सेल्स होती हैं, जो न्यूरॉन्स में जो आपकी
नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स, तो ग्लियल सेल्स के भी पार्ट होते हैं कौन कौन से आपके, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो उसमें जो एस्ट्रोसाइट्स होती है, जो स्टार लाइक होती है, वो एस्ट्रोसाइट जो सेल्स होती हैं वो बनाती है ब्लड ब्रेन बैरियर। एंड व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर? ये प्रिवेंट करता है ब्लड के अंदर किसी भी प्रकार के न्यूरोटॉक्सिन को एंटर करने से, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक तो ऑलरेडी ब्लड वेसल्स कम है वहां पर, ठीक है, किसी प्रकार का पैथोजेंस आ जाएगा वहां पर तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री को, किस क्या क्या न्यूरोटॉक्सिन्स एंड पैथोजेंस को एंट्री से ये ब्रेन बैरियर जो है रोकता है। बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये क्या करता है, आने देता है, वाटर, ग्लूकोज का एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन वहां पर होता है, ठीक है, तो उसको इंटर करने देता है। तो यहां पर जो आपका है, यहां पर ब्लड वेसल्स यहां पर देखने को मिलती है आपको, क्रैनियल वेनस साइनस होता है, यहां पर ब्लड वेसल्स होती हैं। इसकी जस्ट दूसरी लेयर कौन सी होती है, ड्यूरामेटर के बाद में आपको कौन सी लेयर देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है अरेक्नॉइड, ठीक है, आपको यहां पर देखने को मिलती है अरेक्नॉइड लेयर। नेक्स्ट आपकी लेयर होती है अरेक्नॉइड, ठीक है, और अरेक्नॉइड लेयर के बाद में क्या देखने को मिलता है आपको, लास्ट लेयर कौन सी होती है इसके अंदर, लास्ट लेयर आपको देखने को मिलती है यहां पर पायामेटर। पायामेटर जो होता है ये सबसे इनर लेयर होती है और सबसे ज्यादा में इसके बारे में सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होना चाहिए। सबसे फर्स्टली ये साइनी लेयर होती है, दूसरी बात है ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा सेरिब्रल सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की आउटर साइड में ये प्रेजेंट है, तो एक्चुअल में ये जो लेयर होती है एकदम बिल्कुल स्टिक होती है, आप इसको डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते हो कि कौन सी पायामेटर है, कौन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एकदम जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हो, उसको आप कैसे जान पाते हो, क्योंकि अदर्स लेयर को आप अलग कर सकते हो आसानी से, सारी लेयर्स अलग हो जाएंगी, लेकिन पायामेटर को आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स से अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जस्ट एक जुड़ी हुई लेयर है, वहां पर इसके बीच में कुछ स्पेस भी नहीं होता है। तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो, आपको वो साइनी लेयर दिखाई देती है, तो बोले ये क्या है, आपका पायामेटर है। इसके बाद में आपका सीधा ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये आपकी मेनिंजियस लेयर के बारे में हो गई है। इनकी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम्स में आता है, बड़ा कंफ्यूजन, देखो कंफ्यूजन होता है हमें जब एग्जाम्स में, हमारे एग्जाम उसमें आता है सीक्वेंस वाइज आता है कि सीक्वेंस वाइज अरेंज करो करके, तो कंफ्यूजन हो जाता है हमें कि बाहर कौन सी लेयर है, अंदर कौन सी लेयर है, तो उसको याद रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ट्रिक याद रखो कि डी से क्या होता है, डीप, सबसे अंदर की तरफ, लेकिन उल्टा कर दो, डीप जो ड्यूरामेटर है वो बाहर की तरफ होगा, जबकि पायामेटर और अरेक्नॉइड तो याद ही होता है, इनके बीच का स्पेस, ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड के बीच में आपका सब ड्यूरल स्पेस, और अरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में सब अरेक्नॉइड स्पेस, ओके। तो ये बात हुई हमारी अबाउट मेनिंजियस लेयर। इसके बाद में आपको, ठीक है ना, मेनिंजियस लेयर होती है, मेनिंजाइटिस आपने नाम सुना होगा, मेनिंजाइटिस, ठीक है, इन्फ्लामेशन इन मेनिंजियस लेयर, ठीक है, ड्यू टू सम बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस। अब इसके बाद में देखिए हम लोग इसके बाद में स्टार्ट करेंगे ब्रेन। मैं इसको आगे कर देता हूं। तो ये लेयर्स के बाद में हमारा स्टार्ट होता है ब्रेन। तो ब्रेन के पार्ट्स, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ ब्रेन, सॉरी, तो ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, आपको पता है ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन, और तीसरा होता है आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब इनमें देखिए, इनका मेडिकल टर्म्स भी होती हैं, प्रोसेंसेफेलॉन, मेजेंसेफेलॉन एंड रोम्बेंसोफेलॉन, ठीक है। हम लोग इसको
फोर ब्रेन को प्रोसेंसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को मेजेंसेफेलॉन कहते हैं और हाइंड ब्रेन को रोम्बेंसोफेलॉन कहते हैं। अब इसके पार्ट्स भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्टली लोकेशन बताऊंगा कि हमारे ब्रेन में सब चीजें कहां पर होती है, कैसे होती है, बट पहले एक बार इसको हम लोग क्लासिफाइड कर देते हैं, जिसमें से आपके माइंड में होना चाहिए कि हम लोगों को क्या क्या मेनली पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि जो फोर ब्रेन होता है आपका, ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर आते हैं तीन चीजें। इसके तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, ठीक है, डायंसेफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। तो सेरिब्रम, डायंसेफेलॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब, दीज आर थ्री पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन या प्रोसेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन के अंदर क्या आता है आपका? मिड ब्रेन के अंदर दो ही चीजें आती हैं, क्रूरा सेरिब्राई एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ठीक है। जबकि हिंड ब्रेन के अंदर क्या आता है आपका? हिंड ब्रेन में नंबर 1 आपका आता है स्पॉन्स, नंबर 2 आता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड नंबर 3 आता है आपका सेरिबेलम। सेरिब्रम एंड सेरिबेलम दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन होता है हमारा कंप्लीटली। हमारा जो ब्रेन होता है वो इतने पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। अब इसको हम लोग एग्जैक्टली लोकेशन विद हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे कि आखिर इनकी लोकेशन कहां होती है और फंक्शंस क्या होते हैं। मेनली आपको फंक्शंस में ज्यादा फोकस्ड करना है और उतने ठीक है ना। और जितना भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक्चुअली एनसीईआरटी में क्या करता है, एक लाइन में बहुत कुछ बातें बोला हुआ है, उसी को आप लोग अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, उसी को अपन थोड़ा सा इजिली लैंग्वेज में अपन उसको समझेंगे। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, क्लासिफिकेशंस। अब देखिए यहां पर मैं डायग्राम, तो यहां पर अभी डायग्राम में आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से दिखाऊंगा मैं आपको, चूंकि बना बनाया डायग्राम यदि आपको दिखाता हूं मैं, तो प्रॉब्लम यह है कि उसमें आप लोगों को समझ में मतलब वहां पर पॉइंट टू पॉइंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं रफ डायग्राम बनाकर आपको मैं ब्रेन समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये ब्रेन जो हमारे कहां पर कैसी किसकी चीज की लोकेशन होती है। तो सबसे पहले देखिए हमारा फोर ब्रेन, इस तरीके से हमारा फोर ब्रेन आता है, ठीक है। अब देखिए फोर ब्रेन में मैं आपको लोकेशन वाइज सब कुछ बताता हूं कि देखिए सबसे पहले फोर ब्रेन के अंदर आपका क्या, सबसे पहले आपको जो सेरिब्रम है, ठीक है, सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेरिब्रम जो होता है उसके अंदर आपको दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी पूरी बॉडी ही क्या होती है, 20 से आप उसको कट कर सकते हैं, तो 20 से जो हमारा ब्रेन है यहां पर क्या आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर देखने को मिलता है। तो जो सेरिब्रम है वो सबसे मैक्सिमम पार्ट होता है ब्रेन का, और उसमें सेरिब्रम है वो सेरिब्रम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हाफ ये पार्ट है ना। तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं वो आपको कैसे दिखाई देते हैं, इस तरीके से। और उसमें क्या होता है आपका, दोनों जो है दोनों 4-4 लोब में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि सिर्फ फोर ब्रेन नहीं, फोर ब्रेन के जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर 4-4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 4 लोब्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? फ्रंटल, पेरियाइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। ये रहा आपका फ्रंटल, सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट होता है, ये आपका सामने की तरफ है आपका फ्रंटल, ये आपका पेरियाइटल, ये आपका ऑक्सीपिटल एंड ये आपका टेम्पोरल लोब। तो देखिए लोकेशन देखिए, दिस इज फ्रंटल, मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूं, आपको सब याद ही होगा एकदम। फ्रंटल, दिस इज पेरियाइटल। अब देखिए, और इसके बाद में ये रहा आपका यहां पर एक, अब देखिए इसको आपको ये भी याद रखना है कि यहां पे सल्कस भी कभी कभी क्या होता है, ब्रेन का डायग्राम आपको दे देता है, उसमें आपको सल्कस में एरो किया होता है कि ये क्या है, ठीक है। तो उसमें आपको पहचानना पड़ेगा सल्कस भी। देखिए मैं दूसरी पेन से यूज कर रहा हूं यहां पर, ये देखिए यहां से फ्रंटल पेरियाइटल से जो अलग होता है, ठीक है, ये सेंट्रल सल्कस कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सल्कस।
जबकि यहां पर आपको एक लेटरल सल्कस दिखाई देता है जो कि इनकंप्लीट होता है। ये इनकंप्लीट लेटरल सल्कस, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल सल्कस। ठीक है, अब देखिए जो लेटरल सल्कस है आपका, ये डिवाइड कर रहा है टेम्पोरल बोन को। तो ये टेम्पोरल, ये फ्रंटल, ये पैरिएटल एंड दिस इज ऑक्सीपिटल। ये ऑक्सीपिटल है। तो पैरिएटल और ऑक्सीपिटल को कौन डिवाइड करेगा, उसको कौन अलग करेगा? यहां से ये जो है आपका पैरिएटो ऑक्सीपिटल सल्कस, उसका नाम क्या होगा? पैरिएटो ऑक्सीपिटल सल्कस, इसको डिवाइड करेगा। बिल्कुल सिंपल नाम है, बिल्कुल कुछ रटना नहीं है। ठीक है, सिंपल सा बात है कि जो भी जिसको डिवाइड करेगा उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। इसके अलावा आप देखिए, ये तो लोब्स हो गए। हर एक सेरिब्रल, आपका जो हर एक सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर होता है उसमें 4 लोब में डिवाइड कर दिया। अब 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कार्पस कैलोसम। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्पस कैलोसम का फंक्शन। कार्पस कैलोसम का फंक्शन क्या होता है? देखिए आपको पता है ये बात कि हम जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो राइट हैंडेड होते हैं, मैं राइट हैंड ज्यादा यूज करता हूं, यानी कि मेरा जो मैं अभी लिख रहा हूं जो राइट हैंड से, उस टाइम पे मेरा कौन सा सेरिब्रल हेमिस्फीयर काम कर रहा है? मेरा लेफ्ट वाला। और लेफ्ट वाला जब काम करूंगा तो राइट वाला, इस तरीके से। ठीक है ना? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपने सुना होगा एक डायलॉग बोलते हैं ना कि राइट, जो चोर लोग बोलते हैं कि राइट हैंड से ऐसे सफाई करूंगा कि लेफ्ट हैंड को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? गोलमाल 3 का डायलॉग है ये। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनको नहीं पता, लेकिन आपको पता है, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है। यदि राइट हेमिस्फीयर में कुछ चीज चल रहा है, वो लेफ्ट में कैसे पता चलेगा? फ्रॉम द कॉर्पस कैलोसम, नर्व ट्रैक होता है वो। ठीक है, इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है? शेयर करता है। ठीक है, तो देखिए कॉर्पस कैलोसम हो गया हमारा। उसके बाद में अब यहां पर हमको बात करना है सेरिब्रम के अंदर कुछ एरियाज के बारे में। यहां पर आपको 3 एरियाज यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है सेंसरी एरिया, एक होता है मोटर एरिया और एक होता है एसोसिएशन एरिया। ठीक है, इन तीनों एरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, देखो सबसे फर्स्ट जो एरिया होता है वो सेंसरी एरिया होता है। यहां पर ये होता है, इस जगह पर ये होता है हमारा सेंसरी एरिया। ये आपका सेंसरी एरिया हो गया। सेंसरी एरिया जो होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। ठीक है, सोमैस्थेटिक एरिया कहलाता है। ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन को? टच, पेन एंड टेम्परेचर। इट इज एसोसिएटेड विथ टच, पेन एंड टेम्परेचर। ठीक है, जबकि दूसरा यहां पर जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं मोटर एरिया। दूसरा होता है हमारा मोटर एरिया। ठीक है, अब जो मोटर एरिया होता है, इसमें जो होता है, सीधी सी बात है, ये वॉलेंट्री प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। बॉडी की जो वॉलेंट्री, जो हमारी लिम्स, जो लिम्स वगैरह में जो वॉलेंट्री प्रोसेस होती हैं, ठीक है, उन्हें कंट्रोल करता है। साथ ही साथ में यहां पर एक ब्रोकास एरिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ब्रोकास नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था, दैट्स वाई उसका नाम ब्रोकास एरिया कहते हैं। तो ब्रोकास एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोकास एरिया जो होता है एसोसिएटेड होता है फॉर, मतलब जो हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं, लाइक जैसे टंग, जो हम बोल रहे हैं प्रॉपर तरीके से मैं आपसे बोल पा रहा हूं, ठीक है, सोच के बोल रहा हूं मैं, तो जो मेरी टंग की जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, वो किससे रिलेटेड होती हैं? वो आपकी, ये जो आपकी ब्रोकास एरिया होता है। ठीक है, तो ये जो होता है। अब इसके अलावा देखिए दूसरी बात है कि सेरिब्रम जो है, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। देखो बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आपको यहां पर आपको कुछ ग्रूव्स और रिजेस दिखती हैं। ठीक है, यहां पर आपको 2 चीजें दिखती हैं, ग्रूव्स और रिजेस, इस तरीके से। ठीक है, इन ग्रूव्स और रिजेस में जो आपके ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग सल्काई कहते हैं, जबकि जो रिजेस होते हैं उन्हें हम गायरीज कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिजेस और गायरीज के जो नंबर्स होते हैं, जितना ज्यादा इनके अंदर, ये एक्चुअली क्या करते हैं, उसके यहां पर बहुत ज्यादा लाइक कंडेंस्ड होते हैं। देखिए यहां पर आपको गायरीज और सल्कस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये किसी की इंटेलिजेंसी को बताते हैं, है ना, किसी पर्सन में। तो ये हो गया आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे पे हमको यहां पर फोरब्रेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वापस से मैं आपको बता दूं मैं
कि हम लोग फोर ब्रेन में सेरिब्रम के बारे में हमने बात किया अभी, ठीक है ना। और ये बहुत सारा लाइक इसके और भी फंक्शंस होते हैं, इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड होता है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे फंक्शंस है, वो आपको पता है, इजली है। मैंने आपको मेन चीजें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है मेन बातें मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें फोर ब्रेन में हमने सेरिब्रम के बारे में बात कर लिया। सेकेंड हमारा कौन सा पार्ट था, डायंसेफेलॉन, ठीक है। तो डायंसेफेलॉन जो होता है उसके बारे में बता दूं मैं आपको मैं कि जो डायंसेफेलॉन होता है, सॉरी, जो हमारा डायंसेफेलॉन होता है, डायंसेफेलॉन के अंदर तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है आपका एपिथैलेमस, दूसरा होता है आपका थैलेमस, एंड तीसरा होता है आपका हाइपोथैलेमस। आपका ये होता है हाइपोथैलेमस। अब इनको समझिए आप कि ये क्या हैं। देखिए एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, इनको आप इस तरीके से समझिए कि इस जगह पर, यहां पर आप सोचो कि देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसको मैं एकदम बिल्कुल ही बेसिक डायग्राम इसका बनाता हूं मैं कि देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया फ्लोर, डायंसेफेलॉन का जो फ्लोर छत होता है, फ्लोर सॉरी रूफ, मैं फ्लोर बोल दिया। तो जो रूफ है, रूफ ऑफ द डायंसेफेलॉन कौन फॉर्म करेगा, आपका एपिथैलेमस, ठीक है। जो एपिथैलेमस होता है ये आपका एपिथैलेमस है, ये रूफ फॉर्म करेगा डायंसेफेलॉन का। जबकि जो है फ्लोर कौन बनाएगा, इसका हाइपोथैलेमस। देखो नाम ही से क्लियर है, हाइपो नीचे, इंफीरियर, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके अलावा बचा क्या आपका थैलेमस। थैलेमस इसकी लेटरल वॉल फॉर्म करता है, ये लेटरल वॉल रही, ये आपका क्या हो गया, आपका थैलेमस। अब देखिए इसमें तीनों की फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि तीनों का काम क्या होता है। एपिथैलेमस जो होता है इससे निकलती है पीनियल ग्लैंड्स की, यहां पर पीनियल स्टॉक, और पीनियल स्टॉक जो होता है वहां से निकलती है आपकी पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो एपिथैलेमस से क्या निकलेगा आपका, एक यहां से एक पीनियल स्टॉक निकलता है जहां पे प्रेजेंट होती पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड का फंक्शन आप लोग पता है, ठीक है, आप लोग एंडोक्राइन में पढ़े हुए हैं। उसके अलावा ये जो आपका थैलेमस होता है, देखिए थैलेमस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है थैलेमस के बारे में कि ये इसको हम रिले सेंटर कहते हैं, रिले सेंटर। इसको हम रिले सेंटर क्यों कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट होती है, ठीक है, तो उसके अंदर आप मान लीजिए बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप यदि जाते हैं वहां पर तो क्या आप सीधे बायोलॉजी की क्लास में इंटर कर देते हैं, नहीं। सबसे पहले एक रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन में आपसे पूछा जाता है आप किसके स्टूडेंट है, बोले वो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, ओके ठीक है। आपको गाइड किया जाता है कि ठीक है आप जाइए कहां पर, बायोलॉजी की क्लास में जाइए। कोई मैथ्स का स्टूडेंट है वो आएगा तो सीधे मैथ्स की क्लास में इंटर नहीं करेगा, वो जाएगा किसके पास में, पहले रिसेप्शन में जाएगा, पूछेगा कि हाँ मतलब मैथ्स के स्टूडेंट है, उसको मैथ्स की क्लास में भेजा जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो जहां से आएगा वो वहीं से वापस भी आएगा, ऐसा नहीं कि वो क्लास से ही कूद के भाग जाएगा, वो वापस से रिसेप्शन साइड से ही वो वापस हो जाएगा फ्रेंड से। इसी प्रकार से रिसेप्शन कौन है आपका, इसी प्रकार से आपका जो ये थैलेमस होता है, थैलेमस एक सेंटर पॉइंट है, वो डिसाइड करता है कि जो आने वाली इंपल्स है, सेंसेशन है, वो कहां पर जाएगी, ठीक है, वो डिसाइड करता है, इसलिए उसको रिले सेंटर बोले जाते हैं। तो कोई भी इंपल्स जो आती है वो थैलेमस में आएगी, थैलेमस उसे डिसाइड करके कौन से सेंटर पे भेजना है, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो है सेंटर्स प्रेजेंट है, तो उसमें कौन से सेंटर पे भेजना है वो डिसाइड करता है कौन, आपका थैलेमस। और वापस से जो वहां पर इंटरप्रिटेशन होता है, जो वहां पर डिसाइड होता है कि क्या करना है, डिसीजन मेकिंग होता है आपके सेरिब्रम के अंदर, तो वहां से इंफॉर्मेशन को वापस जो है भेजा जाता है थ्रू द थैलेमस, वापस से उसको जहां पर भी मतलब जो भी इफेक्टिव ऑर्गन्स होगा उसको वहां पर भेजा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए ये तो हो गया आपके अबाउट थैलेमस, एंड थर्ड थिंग्स आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है।
तो जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस तो आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है ना। सेंटर फॉर थर्स्ट, सेंटर फॉर फेजिया, ठीक है ना, सेंटर फॉर डिप्सिया, ठीक है। तो भूख प्यास जितनी भी चीजें हमें जो फील होती हैं वो हाइपोथैलेमस में होती हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस से जब ब्लड वेसल्स आर्ट से निकलती है तो उस ब्लड में रिकॉग्नाइज करता है हाइपोथैलेमस। यदि ग्लूकोज का लेवल घटा यानी कि हमको भूख लगने लगती है, हमें पता चल जाता है कि हमें खाना खाने की जरूरत है, हमें भूख लग रही है। वहां पर यदि वाटर की क्वांटिटी कम है तो फील होता है करके हमें प्यास, ठीक है ना, हमें मतलब हमें पानी, हमें प्यास होता है। दूसरी बात है थर्मो रेगुलेटर ऑर्गन्स है हमारी बॉडी का, कि जैसे ही मान लो यहां पर क्या होती है, यहां पर ठंड अचानक से बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाए टेम्परेचर, तो इमीडिएटली हाइपोथैलेमस में इंफॉर्मेशन आएगी। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थायरॉक्सिन को टीएसएच सिक्रेट करेगा, टीएसएच-आरएच रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा, जो कि थायरॉक्सिन का स्टिमुलेशन करेगा। और थायरॉक्सिन क्या करती है, मेटाबॉलिज्म करती है, वो मेटाबॉलिज्म इंड्यूस कर देगा और हमें सिवरिंग होगी, जिस वजह से हम उससे प्रोटेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो मैकेनिज्म है, हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा। साथ ही जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, उस हाइपोथैलेमस से एक इनफंडिबुलम निकलता है इस तरीके से, ठीक है। इनफंडिबुलम एक मतलब एक ट्रैक होता है जहां से जुड़ी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है, ठीक है। अब ये, ठीक है ना, ये सब बातें आप लोग किसके अंदर, एंडोक्राइन में पढ़ते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर होती है, यहां से इनफंडिबुलम, ये सब चीजें यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमने सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस एक मतलब पार्ट होता है जिसके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं, है ना। उसके अलावा ये हो गया आपके हाइपोथैलेमस के बारे में। अब हम इसके बाद बात करते, देखिए हमारा ये जो है, हमारा फोर ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया। नहीं, अभी एक दो चीजें और बची हैं इसके अंदर। एक ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है कहां पे प्रेजेंट होगा, यहां पर ऑल्फैक्टरी लोब होता है, ठीक है, ट्रैक की तरह होता है। ऑल्फैक्टरी लोब आपके नाम से क्लियर है, ऑल्फैक्टरी मतलब ये किससे एसोसिएटेड होगा, ये स्मेल, ठीक है ना। ये ऑल्फैक्टरी लोब जो हमारे टेम्पोरल लोब में जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है उससे ये जाकर जुड़ा होता है, ठीक है। ये ज्यादा प्रोमिनेंट एनिमल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर एक और ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी पूछ सकता है आपसे। तो लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम जो होता है इन चीजों से जो होता है हमारे बॉडी के, हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है ना, हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट, फियर, एंजाइटी, ठीक है ना, डिप्रेशन, और उसके बाद में आपका ये जो सेक्सुअल अटैचमेंट, ठीक है ना, ये जो लव अफेक्शन, ये जो चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं इससे रिलेटेड होता है। ये कह सकते हो आप लोग एनिमल्स लाइक बिहेवियर, एनिमल्स में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। एनिमल्स में भी लव होता है, वो भी प्यार करते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर भी एक्साइटमेंट होता है, उनके अंदर भी क्या होता है, फियर होता है, ठीक है, उनके अंदर भी ये चीजें होता है। लेकिन सोचने की कैपेसिटी उनके अंदर नहीं होती है। दे आर ओनली कॉन्शियस, दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस। वी आर सेल्फ कॉन्शियस, हमें पता है अपने बारे में, वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। बट एक डॉग को नहीं पता कि वो डॉग है, बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है। इसीलिए तो उनके अंदर सिर्फ एनिमल्स लाइक बिहेवियर्स होते हैं, बट हमारे अंदर भी होते हैं। लेकिन हमें जब भी जो फियर्स होता है, एंजाइटी होती है, एक्साइटमेंट होता है, इन चीजों पर हम, इसके ऊपर हमारा और क्या प्रेजेंट है, लिम्बिक सिस्टम के ऊपर भी हमारा सेरिब्रम है जहां पर इंटेलिजेंसी पॉइंट्स है। तो कहते हैं ना थोड़ा ऊपर से सोचो, मतलब कि समझ जाओ सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम एनिमल लाइक बिहेवियर है, ठीक है ना। उसमें तो आपको याद रखना है जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, आपकी जितनी भी लाइक मैंने आपको बताया जितनी बिहेवियर्स हैं, ठीक है ना, एनिमल्स लाइक बिहेवियर, वो आपको लिम्बिक सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये कभी आपको आए तो आप इसको ये बिहेवियर समझ आना लिम्बिक सिस्टम से होता है। तो ये हमारी बात हुई अबाउट फोर ब्रेन, सॉरी हाँ, फोर ब्रेन के बारे में हमने बात कर लिया, जितने भी पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे किसके अंदर, मिड ब्रेन के बारे में, है ना। तो देखिए मिड ब्रेन अब यहां पर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूं समझाने के लिए। तो देखिए यहां पर आप सोचिए कि यहां पर आपका प्रेजेंट है क्या, मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन जो होता है उसमें भी क्या चीजें होती हैं, देखिए एंटेरियर एंड पोस्टेरियर पार्ट होता है ना। जो मिड ब्रेन है उसको मैं थोड़ा सा यदि यहां पर अलग से बनाऊं तो मिड ब्रेन जो होता है आपका, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप समझिए कि यहां पर मिड ब्रेन है,
तो मिड ब्रेन में एंटीरियरली दो ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रूरा सेरिब्राई, है ना। दो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं ट्रैक्ट, तो उसको कहते हैं हम लोग क्रूरा सेरिब्राई। जबकि पीछे की तरफ आपको दो कॉलिकुलाई मिलती है, सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई। ठीक है, दो मतलब कितनी हुई, 4 हुई ना, दो सुपीरियर कॉलिकुलाई और दो इंफीरियर कॉलिकुलाई। और इन चारों कॉलिकुलाई को मिलकर हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ठीक है, ये चारों जो कॉलिकुलाई होती हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई, इनको मिलाकर हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। अब क्या फंक्शन है इसका, देखिए जो आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना में जो सुपीरियर और इंफीरियर होता है, वहां पर जो है इसका फंक्शन क्या होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना का, कि ऑप्टिक ट्रैक और ऑडिटरी, है ना, यानी कि रिलेटेड टू विजन एंड रिलेटेड टू ऑकेस्टिक यानी हियरिंग, जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसे भेजा जाता है। लेकिन पहले वो इंफॉर्मेशन कहां पर आएगी, ऑप्टिक के अंदर, ऑप्टिक लोब के अंदर, और उसके बाद में, ठीक है, सुपीरियर में ऑप्टिक लोब होता है। ठीक है, तो ऊपर जो इंफॉर्मेशन आएगी सुपीरियर कॉलिकुलाई के अंदर इंफॉर्मेशन आएगी किसकी, रिलेटेड टू विजन, एंड जो आपकी नीचे वाले जो इंफीरियर कॉलिकुलाई होता है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऑकेस्टिक यानी हियरिंग से रिलेटेड इंपल्स आती है। ठीक है ना, फिर उसे भेजा जाता है कहां पर, आपके हियरिंग वाले पार्ट में और विजन वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन छोटा सा होता है, इसमें यही होता है क्रूरा सेरिब्राई एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, दो ही पार्ट होते हैं इसके अंदर। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं हिंड ब्रेन के अंदर। लेकिन हिंड ब्रेन में आने से पहले मैं आप लोगों को यहां पर वेंट्रिकल भी डिस्कस करना चाहूंगा। फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तो आप लोगों को पता है ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। वेंट्रिकल मतलब स्पेस, ठीक है ना। ब्रेन के अंदर, ब्रेन ऐसा नहीं है कि पूरा कॉम्पैक्ट है, ठीक है, ब्रेन कॉम्पैक्ट नहीं होता है, उसमें बीच में स्पेसेस होते हैं। ठीक है, और उन स्पेसेस का फंक्शन क्या होता है, उन स्पेस के अंदर जो आपका CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, वहां पर रन करता है। आप लोगों को पता होगा सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो, उसका फंक्शन तो आप लोगों को पता होगा, वो मैकेनिकल, हमें मैकेनिकल मतलब उसे जर्क से बचाता है। ठीक है, कुशन की तरह काम करता है वो। ठीक है, और जो भी ब्रेन में न्यूट्रिशन होता है वो पास करता है सेरिब्रल, आपका CSF के अंदर न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकेंड वेंट्रिकल यहां से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट वेंट्रिकल सेकेंड वेंट्रिकल आएंगे, वो फॉर्म करेंगे थर्ड वेंट्रिकल, और वो फिर फॉर्म करेंगे लास्ट में फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल जाकर आगे एक्सटेंड होकर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर कर जाएगा। इसलिए CSF पूरा उसके अंदर, फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल, देन थर्ड वेंट्रिकल, देन फोर्थ वेंट्रिकल, देन आपका स्पाइनल कॉर्ड पूरा फ्लो करता है उसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है ना, इसका एक और फंक्शन होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है हमारे ब्रेन को बहुत हल्का बनाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया हमारे ब्रेन का वेट कितना है, 1400 ग्राम इन मेल एंड 1250 ग्राम इन फीमेल। आप सोचो कि सर पे 1.5 किलो का वजन रखा है तो क्या होगा, सर हिलेगा ना, लेकिन हिलता है क्या, कुछ भारी लगता है आपको, क्या हेडेक होता है तो भारी लगता है सर। तो हमारा जो हेड है वो हमें वेट फील क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो हमारे 1.4 kg यानी कि हमारे 1400 ग्राम के जो ब्रेन होता है उसे मात्र 180 ग्राम फील कराता है, हमें उसका वेट जो है कम फील कराता है। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे अंदर, ठीक है ना, इसी वजह से। और ऐसे हमारे जो ये भी होते हैं, जो हेड होता है, स्कल होता है, स्कल में बहुत जगह आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे भी छोटे छोटे मतलब साइनस होते हैं करके। ठीक है, तो वो भी उस वजह से वहां पर एयर फील्ड होती है, इसलिए हमें थोड़ा हेड हमारा इतना हैवी नहीं होता। लेकिन आप वो चीज आप स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर अब आपका क्या हो गया, ये हमारे बात होगी वेंट्रिकल्स के बारे में भी हमने बात कर लिया है। लास्टली हम बात करेंगे किसके बारे में हम लोग, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स हैं हाइंड ब्रेन के, कौन कौन से, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड सेरिबेलम। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हाइंड ब्रेन जो रहेगा, अब इसमें मैं कहां पर आपको दिखाऊं मैं, लेकिन अब तो इसमें आपको मैं फिर भी कोशिश करता हूं बताने की। इसके अंदर देखिए यहां पर आपका पॉन्स स्टार्ट होगा, ये पॉन्स है, इसके बाद में यहां पर मेडुला ऑब्लिंगेटा और साइड में आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ऐसे ट्री होता है ना, इस तरह ट्री,
ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है जिसे हम अर्बरविटी कहते हैं, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ नीट में, व्हाट इज अर्बरविटी, क्या होता है वो, हिंड ब्रेन, सेरिबेलम को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अब ये सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा हाइंड ब्रेन बनाते हैं या रोम्बेंसेफेलॉन, क्लियर है। अब इसमें वन बाय वन इनके भी फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर ले हम लोग। पॉन्स P बराबर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपने नाम सुना होगा, मैं थोड़ा सा डार्क बना दे, लिख देता हूं इसमें, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है आपका, ये हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो पॉन्स में क्या होता है, पॉन्स में ब्रीदिंग सेंटर्स होते हैं, क्लियर है। तो आपको न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है आपका वो ब्रीदिंग से रिलेटेड होता है। उसके बाद में आता है आपका कौन सा, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे अंदर ऑर्गन्स है, ठीक है। इसी से हमारा जो भी हमारा वोमिटिंग सेंटर्स, हमारा कफिंग सेंटर्स, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे सेंटर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। साथ ही इसमें रेस्पिरेशन सेंटर भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, ओके। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं हम लोग सेरिबेलम की। तो बता दूं मैं आपको कि जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम जो है इसके लिए सबसे ज्यादा वो होता है, ये स्किल्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हमारे अंदर जो, हमारी बॉडी के अंदर जो स्किल्ड मूवमेंट होती है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा ये आपको पता है कि जो ऑडिटरी सेंटर्स भी है, ठीक है, यहां पर ऑडिटरी सेंटर्स होते हैं। और स्किल्ड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, स्किल्ड मूवमेंट का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप साइकिल सीखते हैं, ठीक है। जब आप साइकिल सीख रहे होते हैं स्टार्टिंग में, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे हमें पैडल चलाना है, ठीक है, कैसे हमें क्या करना है। तो वो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होती है ना। लेकिन कुछ दिन बाद तो फिर साइकिल एकदम आपको पता भी नहीं चलता कैसे पैडल घूम रहा है, कैसे क्या हो रहा है, आपको कुछ पता भी नहीं चलता है और आपकी साइकिल भागती रहती है। और कुछ दिन बाद ऐसा होता है आप दोनों हाथ छोड़ के चलाते हैं, ठीक है। तो बात यह है करके ये क्या है, स्किल्ड मूवमेंट है ना। स्किल्ड मूवमेंट मतलब परफेक्शन, जो आपके अंदर एक लर्निंग होता है, एक परफेक्शन। तो स्किल्ड मूवमेंट आपकी कौन कंट्रोल करता है, आपकी ये। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि देखिए, जो आपने पढ़ा हुआ था ईयर में, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ईयर का काम क्या, बैलेंसिंग ऑर्गन्स होता है, वो बॉडी बैलेंस करता है। तो वहां से जो इंपल्स आती है यहां पर, तो एक्चुअली में कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, बॉडी बैलेंस, सेरिबेलम कर रहा है, ठीक है। इसलिए जो लोग अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, ठीक है ना, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनमें क्या होता है, जो वॉकिंग, क्योंकि बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंस और बॉडी की वॉकिंग जो कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका बॉडी बैलेंस कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम। तो जब आपका अल्कोहल लोग कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहल कंज्यूम के बाद में वो सीधा अफेक्ट करता है किसको, सेरिबेलम को। इस वजह से जो लोग ड्रिंक करते हैं, जब लोग ड्रिंक करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है, खड़े नहीं हो पाते, प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। डिपेंड ऑन कितनी कंसंट्रेशन में ज्यादा उन्होंने कंज्यूम किया, ज्यादा करे होते हैं तो खड़े क्या वो फिर लेटे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एसोसिएटेड विद बॉडी बैलेंसिंग एंड स्किल्ड मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमारा बात हुई, हमने ब्रेन के बारे में बात किया कि ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके एनसीईआरटी विद रिलेवेंट जो नीट में आते हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, ठीक है। इसके बाद में मैं थोड़ा सा आप लोगों से 5 मिनट्स में आप लोगों को रिफ्लेक्स आर्क भी एक बार समझा देता हूं मैं, ठीक है। तो हम लोग रिफ्लेक्स आर्क भी देख लेते हैं, क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क, अब रिफ्लेक्स आर्क जो होता है, देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सीधी सी बात है, यदि कोई भी चीज बिना सोचे समझे हमारे उससे नहीं हो, मतलब हमारे सोचने, हम बिना सोचे कोई चीज होती है उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है ना। क्रैनियल रिफ्लेक्स भी होता है और आपका न्यूरल रिफ्लेक्स भी होता है, ठीक है। क्रैनियल रिफ्लेक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल सलाइवेशन। आप कोई खाना देखते हैं, आपके मुंह में पानी आ जाता है, सलाइवेशन हो जाता है, इट इज द एग्जांपल ऑफ क्रैनियल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है, स्पाइनल रिफ्लेक्स का एग्जांपल हम लोग अभी यहां पर देखेंगे। सबसे बढ़िया नी जर्क एग्जांपल जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, ये रहा लेग, सॉरी ये तो एलिफेटाइटिस हो गया यार, इसको अपन रब कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नॉर्मल लेग बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो कोशिश ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग।
ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया थोड़ा सा। तो देखिए इसमें आप लोग जो है नी जर्क का एग्जांपल लेंगे इसके अंदर हम लोग। तो देखिए सब सपोज कीजिए किसी का लैग है, तो लैग में जब हम लोग क्या करते हैं, जब डॉक्टर्स आप लोग देखे भी होंगे करके है ना कि वो स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उन लोग एक हैमर होता है उनके पास में, थोड़ा सा उसको वहां पे हर्ट करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा सा नहीं रहता, छोटा सा होता है ना। तो उसे चेक करते हैं कि हाँ यदि उसका यदि लैग हिल रहा है मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हाँ उसका स्पाइनल कॉर्ड सही है। तो यहां पर हम मान लो कि थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहां पर हम मान लो पिंच करते हैं, यहां पर पिन करते हैं किसी को, तो क्या होगा सबसे पहले यहां पर जो रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर जो रहेगा सेंसरी जो यहां पर न्यूरॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को लेंगे यहां पर रिसीव करेंगे। यहां पर गैंग्लिया होता है, ठीक है। उसके बाद में यहां बहुत जगह मैंने एक ही जगह गैंग्लिया बनाया है, लेकिन यहां पे बहुत सारे गैंग्लियाज होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जाने के बाद में यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। यहां पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में यदि आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर आपको एक सिंगल सेंसरी नर्व और दो मोटर नर्व दिखाई देंगी। तो आखिर ये वहां पर दो मोटर नर्व का काम क्या है, इसको एक्चुअली हमें मेनली रिफ्लेक्स आर्क में समझना है, ठीक है। सेंसरी नर्व तो सिंपल सी बात है ना, ये तो आप 8th 9th स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछ लोगे तो वो भी बता देगा कि यहां पर रिफ्लेक्स आर्क में सेंसरी नर्व ले जाएगा इंफॉर्मेशन को और मोटर नर्व लेकर जाएगा, लेकिन इतना सिंपल नहीं है वो, ठीक है। वो 10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ते हैं आप लोग। लेकिन यहां पर आपको समझना है, आप डायग्राम पे देखते हैं तो वहां पर आपको दो नर्व दिखाई देती है, मोटर नर्व। अब देखिए यहां पर सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो रिसेप्टर के थ्रू रिसीव किया जाएगा और यहां पर कोऑर्डिनेशन होगा। लेकिन आपको पता है कि हमारी जो मसल है, देखिए हमको लैग मूव करना है, तो लैग यदि मूव करना है तो उसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। और मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है हमेशा एंटागोनिस्ट, ठीक है। कोई भी मूवमेंट होगी हमेशा दो मसल साथ में वहां पर क्या करती हैं, मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मसल है, यदि मैं हाथ को इस तरीके से मूव कर रहा हूं, इट मींस बाइसेप्स की मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और ट्राइसेप्स की मसल में रिलैक्सेशन। इसी प्रकार से ये मैं ऐसे करूं तो बाइसेप्स की मसल में, ट्राइसेप्स की मसल में कॉन्ट्रैक्शन और बाइसेप्स की मसल में रिलैक्सेशन। यानी कि दोनों एंटागोनिस्ट होता है, दोनों उल्टे काम, एक रिलैक्स करेगा एक क्या करेगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो दोनों मसल में दोनों मसल की रिजल्टिंग तभी मूवमेंट हो सकती है। अकेला सोचा कि बाइसेप्स मूवमेंट करा दे, पॉसिबल नहीं है। अकेला ट्राइसेप्स नहीं करवा सकता है, दोनों के एंटागोनिस्ट मूवमेंट होती है। तो इसीलिए आप सोचो कि इस लेग को यदि हमने पिंच किया और ये लेग मूव कर जाए तो पॉसिबल नहीं है सिर्फ एक मोटर नर्व से। यहां पर दो मोटर नर्व चाहिए। यहां पर दो मोटर, एक्साइटेटरी है, ये एक्साइटेटरी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर क्या होगा, इंफॉर्मेशन जाने वाली जो मोटर नर्व है, ठीक है, जो जाने वाली मोटर नर्व है वो यहां से जाएगी, देखिए। और मान लीजिए यहां पर इसने कैसी इंफॉर्मेशन दी है, एक्साइटेटरी, यहां पर इसने एक्साइटेटरी इंफॉर्मेशन दी है। तो यहां की मसल तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अब एक मसल को क्या करना है आपको, रिलैक्स्ड, क्योंकि अकेले कॉन्ट्रैक्शन से आपकी जो लेग है वो मूव नहीं करेगा। तो सब बहुत ही अच्छा यहां पर एक सिस्टम होता है इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स में क्या होता है कि एक साइड में यदि एक्साइटेटरी इंफॉर्मेशन है तो दूसरे साइड में उल्टा इनहिबिटरी इंफॉर्मेशन होगी। यानी कि यहां पर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, तो यहां पर कैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, इनहिबिटरी। हो गया काम अपना। यहां पर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जाने वाली मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन, एक्साइटेटरी, कॉन्ट्रैक्शन। दूसरी वाली जो है न्यूरोट्रांसमीटर,
इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, ले जाने वाली इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स, यहां पर ले जाएगी इंफॉर्मेशन इनहिबिटरी, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो बस एक मसल ने किया कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी मसल ने किया रिलैक्सेशन, पैर क्या हो जाएगा, हमारा लेग आगे हट जाएगा, ठीक है। हमारा जो लेग है वो उसकी मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा रिफ्लेक्स आर्क होता है, इस तरीके से रिफ्लेक्स आर्क हमारा काम करता है, ओके। और यदि इनमें से दोनों ही जो मोटर नर्व है, इनमें से कोई भी एक मोटर नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, इंसान उस पर्सन की लेग मूवमेंट क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। इसीलिए बहुत लोगों में क्या होता है, वॉकिंग जो करते हैं वो स्ट्रेट, उनका एक पैर तो प्रॉपर मूव करता है, एक पैर प्रॉपर मूव नहीं करता है, तो उनको चलने में ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्स आर्क, ओके। सो हमने आज डिस्कस किया है पूरा ह्यूमन ब्रेन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।